हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमी स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो 2021 में एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का। उसी का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे थे, जिसके हमने जीके और जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और बाकी के 120 क्वेश्चन, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का, उससे पूछे जाते हैं। उसी के कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस क्लास में। बाकी 2-3 क्लास में हम ये पूरा पेपर कवर करेंगे, क्योंकि एक क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस वजह से हम 2 या 3 क्लास में जो नर्सिंग वाला हमारा पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2240 कुल पद रहने वाले हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माँ के दूध में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कौन सा हार्मोन सहायक है दूध बनाने के लिए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। जो मदर मिल्क होता है उसको बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है FSH, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है ADH और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ आपको बताना है कि जो माँ के ब्रेस्ट में दूध बनता है उसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। FSH के फंक्शन की अगर बात करें तो ये हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और स्टिमुलेट करता है। जो एग होते हैं ओवरीज में उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ये FSH का फंक्शन होता है। और मेन में क्या करता है, जो मेल होते हैं उनमें कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल का काम ये मेल में करता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन, ये एक नेचुरल हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर होता है मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए सबसे आवश्यक हार्मोन प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जगह बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा गया है बाल अपराधियों से कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सी जगह से इनमें 4 ऑप्शन में कौन सी जगह बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है शेल्टर होम, ऑप्शन बी सुधारात्मक विद्यालय, ऑप्शन सी बोस्टल स्कूल और ऑप्शन डी है प्रोबेशन हॉस्टल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जगह बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेल्टर होम। सुधारात्मक विद्यालय भी बाल अपराधियों से संबंधित जगह होती है, जिसमें जो बाल अपराधी होते हैं, जो बच्चे अपराध में चले जाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। बोस्टन स्कूल में प्रोबेशन हॉस्टल, ये तीनों ही जगह बाल अपराधियों से संबंधित है। शेल्टर होम बाल अपराधियों से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्तस्राव विकार जो कि कारक 8 और 9 की कमी के कारण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 and 9 इज टर्म्ड एज
एक डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो कि फैक्टर 8 और 9 की कमी के कारण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है परप्यूरा, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ऑप्शन डी है ल्यूकीमिया। तो यहाँ पे आपको बताना है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की वजह से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हीमोफीलिया इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जो कि जो ब्लड क्लॉट होता है उसको प्रॉपरली नहीं होने देता है। जो ब्लड का क्लॉट होता है वो नॉर्मल टाइम के हिसाब से नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, उस कंडीशन को हीमोफीलिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ सिम्टम दिए गए हैं हीमोफीलिया के। नोज ब्लीड है, ब्लीडिंग गम्स ऑफ माउथ है, स्वेलो एंड स्टिफ जॉइंट्स, ब्रेसिस, कफिंग और वोमिटिंग ब्लड, ब्लड इन स्टूल और यूरिन और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं हीमोफीलिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने अवधि का होता है। यहाँ पे आपको बताना है जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है उसमें एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 6 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी है 12 घंटे और ऑप्शन डी है 20 घंटे। तो यहाँ पे आपको बताना है कोई प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, उसके लिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है वो लगभग कितने ड्यूरेशन की होती है या कितने अवधि की होती है। तो प्राइमरी पैरा की अगर बात करें तो 12 घंटे की ड्यूरेशन होती है प्राइमरी पैरा में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर मल्टी पैरा की बात करें, यानी एक से अधिक बार जब माँ बनती है कोई भी मदर, तो उसमें जो नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, वो 6 घंटे होती है और प्राइमरी पैरा में 12 घंटे होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is the most important drug in the management of anaphylactic shock। एनाफिलैक्टिक शॉक में मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एट्रोपिन, ऑप्शन बी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है डेरिफाइनिन और ऑप्शन डी है अमीनोफाइलिन। तो आपको बताना है कि कोई पेशेंट है जो कि एनाफिलैक्टिक शॉक में चला गया है, उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग आप देंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में, और एड्रेनालिन की जगह यहाँ पर आपको एपिनेफ्रिन नाम देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप सोचने लगे कि यहाँ पर एपिनेफ्रिन है, एड्रेनालिन नहीं है, तो उस वजह से कई बार आंसर हम गलत कराते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है, जो कि एनाफिलैक्टिक शॉक के मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक रक्षात्मक तंत्र जो कि ध्वनात्मक घटनाओं या स्थितियों को चेतन स्मृति से बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म, पुशिंग, थ्रेटिंग और कन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरी इज टर्न एज। यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म आपसे पूछा गया है। आक्रामक रक्षात्मक तंत्र जो कि द्वंद्वात्मक घटनाओं या स्थिति को चेतन स्मृति से बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिप्रेशन। ये कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्रेशन होता है, सब्लिमेशन होता है और
रिग्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन का मुख्य कार्य कौन सा है? विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाना, ऑप्शन बी है गर्भाशय के चिकनी मांसपेशी को शिथिल करना, ऑप्शन सी है अंडा निकलने में सहयोग करना और ऑप्शन डी है शुक्राणु जनन को बढ़ाना। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन वर्क होता है वो क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सीलरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मुख्य कार्य होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द गट एंड द एयरवे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी बाह्य उत्तेजना के झूठी अनुभूति को किस नाम से जानते हैं? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है डिल्यूजन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन और ऑप्शन डी है डिलीरियम। यहाँ पे आपको बताना है कि बिना किसी बाह्य उत्तेजना के आपको फॉल्स परसेप्शन होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलुसिनेशन। फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस नोन एज हेलुसिनेशन। बिना किसी बाह्य उत्तेजना के झूठी अनुभूति अगर आपको हो रही है तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर जिसे हिंदी में वहम कहा जाता है, आमतौर पर ये वर्ड बहुत सुनने को मिल जाएगा आपको ग्रामीण भाषा में। तो वही वहम होता है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड, ऑप्शन सी है गवर्निंग बॉडी, शासी बोर्ड और ऑप्शन डी है द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शासी बोर्ड, गवर्निंग बॉडी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अंग की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है और सेक्रेटेरिएट होता है। तीन ये बॉडी होती हैं जो प्रमुख अंग होते हैं WHO के, ये आपको याद रखने हैं। और स्थापना की बात करें, WHO की स्थापना कब की गई थी, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है WHO से। और कई बार हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है WHO का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको पता होना चाहिए जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। WHO के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ लें एक बार, स्थापना, मुख्यालय, 2-3 चीज़ें तो आपको पक्का ये पता होनी चाहिए। एक तो प्रमुख अंग कौन से हैं, दूसरा स्थापना कब हुई, तीसरा मुख्यालय कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए टीकों में से कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन गिवन बिलो? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो गर्मी के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है TT, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है खसरा और ऑप्शन डी है DPT। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो होती है पोलियो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
और सीक्वेंस की बात करें हीट सेंसिटिव के मामले में, तो पहले नंबर पर पोलियो होती है जो कि मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है, वो सबसे पहले नंबर पर आएगी पोलियो। उसके बाद मीजल्स होती है, फिर डीपीटी और फिर टीडी। ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंद जगह से बहुत ज़्यादा डर लगने को किस नाम से जाना जाता है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज, ये आपको बताना है कि जो बंद जगह है उससे अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी है साइनोफोबिया, ऑप्शन सी है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी है निक्टोफोबिया। तो ये आपको बताना है कि बंद जगह से डर लगने को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया। बंद जगह से डर लगने को क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और एक्रोफोबिया की बात करें तो फियर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई से डर लगने को एक्रोफोबिया कहा जाता है। और निक्टोफोबिया की बात करें तो फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस, रात और अंधेरे से डर लगने को निक्टोफोबिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में EHR का क्या मतलब है? इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपसे EHR की फुल फॉर्म पूछी गई है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में EHR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए दिया गया है एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है इवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है, जो हमारा हिंदी में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें और इंग्लिश वाले जो ऑप्शन होते हैं वो एक बार दोनों आप पढ़ लें, क्योंकि कई बार हिंदी में जो टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन बी में यहाँ पे डेली इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड दिया गया है, जो कि अगर कोई केवल हिंदी पढ़ेगा तो वो गलत कराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इंग्लिश वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको भी देख लें और हिंदी वाले दोनों लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन देख लें और जो ऑप्शन है वो पढ़ लें, उसके बाद ये आंसर दें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर बेमेल होने से हो सकता है। RH फैक्टर इन कंपेरेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, अगर RH फैक्टर बेमेल हो गया है तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस और ऑप्शन डी है टर्नर ऑफ सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। अगर किसी कारण से RH फैक्टर बेमेल है तो उसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। आपको स्क्रीन पर नॉर्मल RBC और सिकल RBC स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जो कि RH फैक्टर बेमेल होने की वजह से होता है, जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जो इफेक्ट करता है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, जो RBC होती हैं उनकी शेप को इफेक्ट करता है, जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कैरी करती हैं उनको अफेक्ट करता है। और जो RBC होती हैं वो यूजुअली राउंड एंड फ्लेक्सिबल होती हैं और सो दे मूव इजीली थ्रू ब्लड वेसल, जो कि इजीली थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू मूव होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा लाभदायक हो सकती है? इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक्जिमा, सोराइसिस, न्यूनेटल जॉन्डिस और बर्न। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोथेरेपी किस लिए यूज की जाती है या फिर किसके लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनेटल जॉन्डिस। जो फोटोथेरेपी दी जाती है वो न्यूनेटल जॉन्डिस वाले जो बच्चे होते हैं जिनको न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाता है उनको फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी होता क्या है? एक ट्रीटमेंट होता है स्पेशली टाइप ऑफ लाइट, नॉट सनलाइट। यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं होती है, लाइट होती है और समटाइम यूज होती है ट्रीट न्यूबॉर्न जॉन्डिस के लिए। जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उनको अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उनको
ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव रोधी विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन एंटी हेमरेजिक होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो आपको बताना है कि जो एंटी हेमरेजिक विटामिन होता है, एंटी रक्तस्राव रोधी विटामिन होता है, वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विटामिन ए एक एंटी हेमरेजिक विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और जो वुंड होता है उसको हील करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दो लिस्ट आपके सामने दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों आपको पढ़नी है और उनको मैच करना है। लाल बैग, पीला बैग, नीला सफ़ेद पंचर प्रूफ बैग, काला बैग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि रेड बैग में कौन सा आएगा। तो रेड बैग में आते हैं जो प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं, वो रेड में आती हैं, तो यहाँ पे आपके ग्लव्स आ जाएंगे। पीले बैग में आती हैं जो भी एनाटॉमिकल इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, वो पीले में आता है, तो पट्टी यहाँ पर आपकी पीले में आ जाएगी। उसके बाद नीला या सफ़ेद जो पंचर प्रूफ बैग होता है, उसमें जो आपकी नीडल होती हैं या फिर स्कल्पल होते हैं, वो आपके नीला या सफ़ेद में आ जाएंगे। और काले में आते हैं स्टेशनरी जो कूड़ा होता है, जनरल वेस्ट होता है, वो काले बैग में आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है कि येलो विन में कौन सा क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेड विन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वाइट में कौन सी आती हैं और ब्लू में कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें येलो विन की, तो येलो विन में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड और क्लिनिकल वेस्ट, ये आपका येलो विन में आएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रेड विन की बात करें तो रेड विन में कंटामिनेटेड वेस्ट, जो रिसाइकेबल हो सकता है, जो रिसाइकिल हो सकता है वो वेस्ट आएगा, जिसमें प्लास्टिक बैग, बोतल, पाइप्स, कंटेनर, कैथेटर आदि जो आएंगे आपके रेड विन में आएंगे। उसके बाद अगर वाइट विन की बात करें तो वाइट विन में स्कल्पल, ब्लेड्स, निडल्स, सिरिंज, शार्प मेटल, निडल ट्रिप कटर, ये कौन से में आएंगे? ये वाइट में आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्कल्पल, ब्लेड, सिरिंज आदि जो आएंगी वो आपकी आएंगी वाइट में। उसके बाद अगर ब्लू कंटेनर की बात करें तो ब्लू में जो ब्रोकन ग्लासवेयर होते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक बॉडी इम्प्लांट होते हैं, कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल, ये आपकी आ जाएंगी ब्लू में। या फिर इस तरह कह सकते हैं जो कांच वाली चीज़ें होती हैं, वो ब्रोकन ग्लास वगैरह, वो आपके ब्लू में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से MCQ आपके बन गए। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंटेनर में कौन सा वेस्ट आता है। बायोमेडिकल वेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार रीड जरूर करें। कई बार क्वेश्चन हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और अपना आंसर गलत कराते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 आपके अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के संबंध में सही हैं, जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, यह सभी के लिए नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है, यह नर्सिंग ज्ञान के प्रगति में सहायता करता है। ऑप्शन सी है, यह सुयोग्य व संतुष्ट नर्सिंग कार्यबल बनाना सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है, विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर नहीं है, जबकि ये तो पूरा योगदान कर रहा है स्वास्थ्य नीति बनाने में।
तो यहाँ पे आपको वही बताना था जो गलत है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद के संबंध में यह नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह नर्सिंग ज्ञान के प्रगति में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन सी, यह सुयोग्य व संतुष्ट नर्सिंग कार्यबल बनाना सुनिश्चित करता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद के संबंध में सही बात है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का टीका किस रूट से लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट? हेपेटाइटिस बी के टीके का आपको बताना है किस रूट से लगता है। ऑप्शन ए है ओरल रूट, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस और ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर। तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन की अगर बात करें तो ये इंट्रामस्कुलर लगता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ओरल रूट की बात करें, ओरल रूट से कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, तो ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस और विटामिन ए की वैक्सीन, ये ओरल रूट से दी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इंट्राडर्मल रूट की बात करें तो बीसीजी और आईपीवी ये इंट्राडर्मल रूट से दी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबक्यूटेनियस रूट की बात करें तो केवल मीजल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंट्रामस्कुलर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, पेंटावलेंट और डीपीटी और टीडी, ये चारों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। और आजकल पेंटा लग रहा है तो डीपीटी नहीं दी जाती है, डीपीटी उनको ही दी जाती है जिनको पेंटावलेंट वैक्सीन नहीं लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओरल में कौन कौन सी, ओपीवी, रोटा और विटामिन ए, इंट्राडर्मल में बीसीजी, आईपीवी, सबक्यूटेनियस मीजल्स, इंट्रामस्कुलर में हेपेटाइटिस बी, पेंटा, डीपीटी और टीडी, ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी वैक्सीन का कि कौन सी किस रूट से दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोनोगैमी, ऑप्शन बी है पॉलीगैमी, ऑप्शन सी है पॉलीएंड्री और ऑप्शन डी है ग्रुप मैरिज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीएंड्री। जब एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की प्रथा को पॉलीएंड्री कहा जाता है, या फिर एक ही समय में एक से ज़्यादा पति अगर हो या फिर पति के संबंध रखती हो, पति के साथ एक से ज़्यादा पति अगर किसी महिला के हों तो उसको पॉलीएंड्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यदि निषेचित डिम फर्टिलाइज ओवम सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित व विकसित होता है, उसे कहते हैं। इफ फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इट इज नोन एज। जब फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो जाता है नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से बाहर, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है हाइड्रेटिफॉर्म मोल और ऑप्शन डी है पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। तो जब फर्टिलाइज ओवम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से बाहर इम्प्लांट और डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, 20 क्वेश्चन ही हम रेडी कर पाए थे, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये क्लास आपके लिए अगर लगता है थोड़ी भी हेल्पफुल रहने वाली है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।